साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अभी तक हमने यूनिट 7 तक कर लिया है, इकाई 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं इकाई 8 पर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, सीजी टेट पेपर 2 के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इकाई 8 में आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो संरचना है। कहने का तात्पर्य है आज के इस वीडियो में संसद के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, नगरीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, मैं एकदम शॉर्ट तरीके से आगे बढ़ूंगा, मोटी मोटा हम समझ बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसद। संसद जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। आप सभी जानते हैं संसद क्या होता है। चलिए संसद को सबसे पहले जाने तो संसद का जन्म आखिर हुआ कहां से है। तो इसका जन्म जो है ब्रिटेन से हुआ है, अर्थात ये संसद जो है ब्रिटेन से आया हुआ शब्द है। और ये शब्द जो है, इसकी जननी जो है ब्रिटेन है, लेकिन ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। मतलब सर्वप्रथम जो है संसद शब्द जो है कहां पर उपयोग किया जाता था, तो वह ब्रिटेन में उपयोग किया जाता था, ठीक है। और ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहां पर बात करूं मैं भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की जो संप्रभुता है वह संसद के ही हाथ में है। किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। यहां पर क्वेश्चन बनता है भारत का संप्रभुता किसके हाथ में है, तो वह संसद के हाथ में है। इस वाले को आपको याद करना है, ठीक है। इसी संसद के अंदर एक और महत्वपूर्ण बिंदु आती है, अंतरराष्ट्रीय संधि लागू कौन करता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो संधि है संसद ही लागू करता है, और यह किसी भी राज्य में बिना अनुमति के लागू कर सकता है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी किसी भी स्टेट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संधि जो है ये लागू करता है संसद, और किसी भी के लिए इसकी बिना अनुमति के, मतलब विदाउट परमिशन जो है संधि लागू कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय संधि लागू कर सकता है, ठीक है। संसद जो शब्द है मित्रों वह अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। कहने का तात्पर्य है ये जो संसद का जो पार्लियामेंट का जो पद है वह अनुच्छेद 79 में उल्लेखित किया गया है। अब संसद के कितने अंग होते हैं, यहां पर सवाल ये आता है। देखो संसद के 3 अंग होते हैं। क्या क्या? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। समझ रहे हो ना? संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। चलो अब चूंकि सदन की बात करें तो संसद में 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में केवल 2 सदन होते हैं। तो संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद में अंग की बात आ जाए तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति भी जो है संसद के अंग होते हैं, ठीक है। अब संसद के सदस्य कौन होते हैं? तो सांसद, देखो संसद के सदस्य सांसद के सदस्य होते हैं। मतलब सभी जो सदस्य है संसद सदस्य कौन होते हैं, तो इनके जितने भी सदस्य हैं वह संसद के ही सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां मैंने अभी कहा संसद के 2 सदन पर मैंने बात की, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग 3 बताया। एक उसमें जोड़ दिया जाता है आपका राष्ट्रपति, चूंकि हमको जानना है लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए एक तरफ लोकसभा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ राज्यसभा आपको दिख रहा है। लोकसभा, ये जो लोकसभा है वह अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है, और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। चलिए
सबसे पहले बात करें हम लोकसभा की, जो कि अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। जैसे अभी जो चुनाव हुआ है हमारे प्रदेश में और कई सारे राज्यों में विभिन्न चरणों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, तो ये क्या है भाई, लोकसभा चुनाव है। और ये लोकसभा चुनाव क्या किसी सदस्य द्वारा चुना गया है या चुना जा रहा है? नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? यह प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हो रहा है। अर्थात भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या चुन रहे हैं भाई? सांसद चुन रहे हैं, सांसद की नियुक्ति कर रहे हैं। और सांसद का चयन कैसे हो रहा है? तो वह जनता इसको प्रत्यक्ष रूप से चुन रहा है। विभिन्न पार्टी के जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको हम वोट दे रहे हैं ना भाई। और इसी के माध्यम से क्या हो रहा है, हम संसद का चुनाव कर रहे हैं। और पूरे भारत में जिस भी पार्टी के ज्यादा सांसद रहेंगे, उसी पार्टी के जो प्रमुख रहेंगे, अर्थात संसदों से ही जो है अध्यक्ष चुना जाएगा। और अध्यक्ष ही क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हो? ठीक है। और यहां पर देखो, जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है लोकसभा के माध्यम से। और लोकसभा का अर्थात लोकप्रिय सदन कहलाता है ये लोकसभा। क्या कहलाता है भाई? लोकसभा लोकप्रिय सदन, या फिर इसको चर्चित या फेमस सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जैसे मैं मान लूं संसद, तो 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। मान लूं मैं प्रधानमंत्री, तो 5 वर्ष का बाद चुनाव होता है। मतलब जो है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा मेरे दोस्तों? तो इसका जो कार्यकाल है सर, वह 5 वर्ष का होता है। समझ रहे हैं? इसको विघटित भी किया जा सकता है लोकसभा को। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, लोकसभा को क्या किया जा सकता है? तो लोकसभा को विघटित भी किया जा सकता है। ठीक है। चूंकि साथियों यह विघटित हो सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? अस्थायी या निम्न सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? आपका लोकसभा को। ठीक है भाई। अब बहुमत के आधार पर पीएम चयन होता है। मैंने अभी कहा, जिस पार्टी का संसद जितना ज्यादा होगा और उसी से बहुमत चुना जाता है, और उसी के आधार पर प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। ठीक है। अब इनके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए भाई? अर्थात लोकसभा सदस्य के पद के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आयु जो है 25 वर्ष मिनिमम इसकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अर्थात वह भारत के नागरिक हो, किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, उम्र 25 वर्ष हो। ठीक है। किसी भी न्यायालय द्वारा उसको दोषी न ठहराया गया हो, तो वह जो है संसद में इस लोकसभा के लिए दावेदारी कर सकता है। समझ रहे हैं? चूंकि लोकसभा साथियों उम्र सीमा 25 वर्ष है, 25 वर्ष मतलब एकदम युवा पीढ़ी है, इसलिए इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोकसभा को मेरे दोस्तों? तो इसी को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। ठीक है। अब लोकसभा में अधिकारी के रूप में कौन होता है? तो एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। क्लियर है भाई? ये समझ में आनी चाहिए। बात करें वर्तमान में, तो लोकसभा में 552 मैक्सिमम, देखो भाई लोकसभा में मैक्सिमम 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। और इनमें से 2 को आंग्ल भारतीय से, आंग्ल इंडियन जो है उससे मनोनीत भी किया जाता है। वर्तमान में 545 है, और अभी जो चुनाव हो संगवारी हो 545 में मान के चला। जैसे आजकल कुछ पार्टी मन अपन दावेदारी दिखाते ना कि अब की बार 400 पार, कई जन कथे 270 में लुढ़क जही, कई जन कथे हमार पार्टी के सरकार बनने वाला है। तो इस तरह से दावेदारी चल रही है। और यही जो 545 सीटों पर, और इसमें जो पूर्ण बहुमत लेगा उसी की सरकार फिर बनती है। यदि वह पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करेगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा भाई? तो वहां पर गठबंधन की सरकार बन जाती है। ठीक है। तो किसी भी पार्टी को यदि अपनी सरकार बनानी है,
तो आधा, कम से कम आधे से अधिक पर उनको विजय प्राप्त करना होता है। तो ये हो गया साथियों आपका लोकसभा। आई होप आपको लोकसभा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा। आखिर ये राज्यसभा क्या है, इसका कार्यकाल कैसे चुना जाता है, तमाम चीजों पर हम आगे बात करते हैं राज्यसभा पर। चलिए, राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो राज्यसभा, अब राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए राज्यसभा का जो चुनाव है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है। क्या करती है भाई? जनता अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है। देखिए, प्रत्यक्ष बहुमत से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अब राज्यसभा का चयन किया जाता है। और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा गया है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को क्या कहा गया है? शिक्षितों का सदन। और लोकसभा को क्या कहा गया है? लोकप्रिय या चर्चित सदन। तो इसको याद रखना, राज्यसभा को क्या कहा गया है भाई? शिक्षितों का सदन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इसका कार्यकाल। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। क्योंकि साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इनके जो भी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको विघटन भी नहीं किया जा सकता। याद रखना, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का तो हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा गया है या उच्च सदन कहा गया है। ठीक है, किसको? राज्यसभा को। क्लियर है भाई? अब बहुमत पर पीएम चयन नहीं होता भाई। इससे राज्यसभा से पीएम का चयन नहीं होता, बहुमत मिलने पर प्राइम मिनिस्टर का चयन नहीं होता। ठीक है, इसकी आयु सीमा की बात करूं तो इसकी जो आयु सीमा है वह 30 वर्ष होती है। अर्थात ऐसे साथी जो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब चूंकि इसकी जो उम्र सीमा है लोकसभा से ज्यादा है, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कह दिया जाता है। ठीक है, किसको? राज्यसभा को। लोकसभा को क्या कहता है? कहा जाता है युवाओं का सदन, और राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कह दिया जाता है। अब राज्यसभा के अधिकारी कौन होते हैं? तो सभापति और उपसभापति राज्यसभा के अधिकारी के रूप में होते हैं। बात करूं मैं राज्यसभा, चूंकि मैंने लोकसभा की बात बताई, मैक्सिमम लोकसभा में 552 सीट होते हैं, वर्तमान में 545 है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 250 होते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान में 245 हैं। इनमें से 12 जो है आपके मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो 12 मनोनीत किए जाते हैं वह विज्ञान, कला, समाज के क्षेत्र इत्यादि से संबंधित होते हैं। इन्हीं में से क्या किए जाते हैं भाई? मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम नया बात करेंगे, वो है आपका केंद्र के कार्यपालिका की। देखो, केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। केंद्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार आए, याद रखेंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन केंद्र के कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अब हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो भाई, राष्ट्रपति क्या है, कौन है? तो यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हमारे, यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के प्रथम नागरिक हम किसे मानेंगे मेरे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? तो राज्यपाल को मानेंगे। ठीक उसी तरह से भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मानते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो कार्य राज्य में राज्यपाल का होता है वही कार्य केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। ठीक है भाई, मतलब एक तरह से हम उसको वही चीजें माने, और वही कार्य ग्राम स्तर पर एक सचिव का होता है।
तो भारत का प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं होना चाहिए। संघ के कार्यपालिका प्रमुख भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, संघ के कार्यपालिका का प्रमुख किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है साथियों? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में इनके कौन कौन से कार्य है, इनको कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं, उनके बारे में 53 में है। और अनुच्छेद 54 में इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, इस चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इस चुनाव में लोकसभा होता है, राज्यसभा भी होता है, विधानसभा होता है। दिल्ली पुदुचेरी के जो विधान सभा है, ठीक है, वो शामिल होते हैं। विधान परिषद इसमें वोट नहीं देता। याद रखना, विधानसभा वोट देता है, लेकिन विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देता। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में जो सदस्य है सांसद, उनको आम जनता द्वारा वोट दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को आम जनता वोट नहीं करते दोस्तों, बल्कि कौन वोट करता है? राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी इत्यादि के विधान परिषद वोट नहीं करता, ये सभी वोट करते हैं, है ना। लोकसभा राज्यसभा के वो सदस्य कह सकते हैं, तो सदस्य द्वारा इसको वोट दिया जाता है। जबकि संसद या लोकसभा या संसद कहें तो संसद को वोट हम देते हैं, है ना। जैसे अभी चुनाव हुआ। अब चूंकि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें यहां पर, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह चाहे तो 5 वर्ष के पहले भी यदि इच्छा है त्याग पत्र देने की, तो वह त्याग पत्र दे सकता है। कोई ठीक नो है संगवारियों की 5 साल रहेज बलागी नहीं माना आथे इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दे सकत है ना। और अगर आप मान लो इस्तीफा देना है, आप राष्ट्रपति हो मान लो, तो किसको दोगे भाई आप अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्लियर है ना। और उपराष्ट्रपति आपका इस्तीफा स्वीकार करेगा, और राष्ट्रपति बनने की जो तय सीमा नहीं है, ठीक है ना। जैसे अन्य देश की मैं बात करूं, यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका जैसी जगह में केवल और केवल मेरे दोस्तों, केवल और केवल गुरुजी 2 बार ही जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। याद रखना, अमेरिका का ये कानून है, ये नियम है कि केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है मैक्सिमम। बट हमारे प्रदेश की बात करूं तो राष्ट्रपति बनने, हमारे देश की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति बनने की कोई तय सीमा नहीं है कि 1 जगह बनबे कि 2 जगह बनबे कि 3 जगह बनबे, कई जगह बन सकता है ना भाई। अब इसके अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, किसमें जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 58 में इसका जिक्र है। देखो इसकी योग्यता के बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी यदि राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदारी कर रहा है तो उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी बात, उसकी जो उम्र सीमा है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष हो, मतलब अगर 35 से कम है तो नहीं बन सके भाई, है ना। तो उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने भी योग्य होना चाहिए। देखो यदि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तभी तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता है उसके में, और किसी भी अन्य लाभ के पद पर ना हो, कोई सरकारी नौकरी झन रहा है न कुछ और नौकरी झन रहा है ना। 50 संसद या विधायक व 50 अनुमोदक सपोर्ट से ही यह नामांकन भर सकता है। देखो यदि राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन भरना चाह रहे हो, चूंकि हमारे देश में कितने सांसद है? 545 है। अब इस 545 में यदि आप संसद के लिए दावेदारी कर रहे हो मेरे दोस्तों,
तो कम से कम आपके पास 50 संसद, आपके पास कम से कम 50 संसद और 50 अनुमोदक यदि आपके सपोर्ट में हैं, तभी तो आप नामांकन भर पाओगे, अदरवाइज आप नामांकन नहीं भर सकते। मतलब कोई भी यदि राष्ट्रपति की दावेदारी करना चाहता है तो उसको 50, उसके पास 50 सांसद होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होनी चाहिए, तभी वह नामांकन भर सकता है। ठीक है, यदि आप चुनाव में नामांकन भर रहे हो तो आपको जमानत राशि के रूप में देनी होगी राष्ट्रपति के पद के लिए, और ये 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में देनी होगी, और जिसको आप आरबीआई या सरकारी खजाने में आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, जमा करना होगा। ठीक है ना। अब जो है चुनाव में मत की बात करूं तो यदि 1:6 के अनुपात में यदि उनको मत ना मिले, वोट ना मिले, तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए 245 है हमारे यहां भारत में, अब 245 में 6 चौ 24, मतलब मान के चलो सॉरी यहां पर संसद 545 है। अब 545 में यदि आप करके देखो तो 6 निया मतलब 90 सीट आपको जरूरी है मेरे दोस्तों। यदि आपने 90 सीट नहीं लाया, आपके सपोर्ट में यदि 90 लोगों ने मत नहीं किया, वोट नहीं किया, तो 15,000 की जो जमानत है वो आपकी जब्त हो जाएंगी। समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है ना, बना नहीं, राष्ट्रपति का यदि वह चुनाव जीत गया, अब उसको शपथ लेना है, तो राष्ट्रपति जो है शपथ कहां लेता है, तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है ये क्या करता है, शपथ लेता है। और अगर न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है, सुप्रीम कोर्ट के ना, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है भाई, यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है संसद के किसी भी सदन में महाअभियोग लाया जा सकता है। याद रखना, यदि राष्ट्रपति को बहुत सारे नियम और पावर प्राप्त हैं, मगर यदि वह उनका उल्लंघन करता है, उनका दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध जो है महाअभियोग चलाया जा सकता है। और महाअभियोग जो है किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन महाअभियोग किसी राष्ट्रपति के विरोध में यदि चलाना है तो उसके 15 दिन पहले जो है क्या करना होता है, लिखित में इन्फॉर्म करना होता है, लिखित में सूचना देना होता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी तरह का विवाद हो गया तो उनका विवाद का जो निपटारा कैसे होता है, तो निर्वाचन संबंधी यदि विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में उनका सुलझाना सुनिश्चित होता है। मतलब चुनाव के दौरान किसी भी तरह के झगड़ा लड़ाई हो गया तो उसका समाधान कहां मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय में मिलेगा। ठीक है भाई। अब यहां मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो या फिर वह त्याग पत्र दे देता है, और त्याग पत्र किसको देता है मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति है 6 माह उसके स्थान पर कार्य कर सकता है। कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में केवल 6 महीना तक कार्य कर सकता है, और उन 6 माह के अंदर में एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करना होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बात करूं मैं यहां पर राष्ट्रपति की शक्ति की, राष्ट्रपति की पावर की, तो अनुच्छेद 53 में इनकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। कार्यपालिका से संबंधित शक्ति इनके पास होती है, किनके पास, राष्ट्रपति के पास, अर्थात नियुक्ति की शक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, CAG की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है,
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये सभी पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन भी वही करता है। वित्त आयोग का गठन करेगा। किसी क्षेत्र को यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वह इसी राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट, देखिए यदि आपका एसटी एससी ओबीसी के आयोग का गठन करना है, मान लो उमल्ला आरक्षण देना है, आरक्षण ला बढ़ाना है, परसेंट ला बढ़ाना, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक हो रही जानत हुई है, ओला राज्यपाल का ज्ञान, अब राज्यपाल कहाँ चल दिस? राष्ट्रपति का चल दिस, है ना। मतलब वह राष्ट्रपति से क्या कर सकते भाई? सलाह मशवरा कर सकते। ठीक है, तो ये सब कार्य भी क्या है? राष्ट्रपति का होता है। ये है कार्यपालिका संबंधित शक्ति। अब बात करूं मैं राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति। विधायी मतलब यह देखो, राष्ट्रपति संसद के विभिन्न अभिन्न अंग है। ठीक है, यदि कोई भी बिल जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं हो सकता। याद रखना, किसी भी प्रकार का विधेयक यदि पारित होना है तो वह विधेयक जो है राष्ट्रपति का पहले हस्ताक्षर होगा तभी वो पारित होगा। अनुच्छेद 123 के अंदर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है और ये अध्यादेश राष्ट्रपति चाहे तो अकेले पारित कर सकता है। ठीक है, संसद को संबोधित भी राष्ट्रपति ही करता है। संसद का सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है, सत्रावसान करने का कार्य, और लोकसभा को यदि भंग करना है तो वह भी संसद के ही हाथ में है। लोकसभा को चाहे तो वह भंग भी कर सकता है, अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। ठीक है, वित्तीय शक्ति की बात करें मैं यहां पर करूं तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में हो। मतलब कोई भी धन विधेयक पारित करना है तो बिना राष्ट्रपति के सहमति के, रजामंदी के आप धन विधेयक पारित नहीं कर सकते। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसकी घोषणा जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसको भी याद रखना। धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होते हैं। अगर प्रश्न आया धन विधेयक कहां पेश होते हैं तो याद रखना, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में होता है पेश। और प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट जो है संसद में पेश करता है। मतलब वार्षिक जो बजट राष्ट्रपति पेश करता है ना भाई। ठीक है, और इस चीज को आपको याद रखना, वित्त मंत्री की अनुशंसा पर या वित्त मंत्री के माध्यम से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो रहा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और शक्तियों की भी मैं बात कर लूं। जैसे कि यहाँ पर कुछ और शक्तियों में है न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में क्षमा दान करने की शक्ति होती है। जैसे किसी को क्षमा दान चाहिए, है ना, तो राष्ट्रपति को अभ्यावेदन देता है, आवेदन देता है और उसी के माध्यम से वह तर्क करता है कि मुझे इसको क्षमा देना है। और क्षमा कैसे मिलता है भाई? कोई भी कैदी, उनका व्यवहार यदि बहुत ही अच्छा हो तो ये सब होता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह और परामर्श ले सकती है। देखो, राष्ट्रपति को यदि किसी से सलाह लेना है तो वह सुप्रीम कोर्ट से लेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करती है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति के अलावा राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति होती है। सैनिक बल से संबंधित शक्ति अर्थात जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं मेरे दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति ही सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। किसी भी देश के साथ यदि युद्ध या शांति है तो उनकी घोषणा कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्ति भी मौजूद है जो आनन फानन में एक घोषणा कर सकते। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते 356 के तहत, अर्थात यह राज्य में रखते। मान ले कोई राज्य ऐसा है जी हाँ मुख्यमंत्री नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते, अर्थात वहां के कर्ता धर्ता राष्ट्रपति रखे। ठीक है, वित्तीय आपात के भी घोषणा कर सकते 360 में कर उल्लेख है, लेकिन अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगे हमारे देश में। ठीक है भाई, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास
वीटो शक्ति होती है, अर्थात बिल को राष्ट्रपति के पास जो बिल जाता है उसे पास करने के इसके पास तीन अवसर है, तीन ऑप्शन है। जैसे मान ले अभी जैसे राज्यपाल का पहुंचे रिसे आरक्षण संशोधन विधेयक, तो या तो वह चाहे तो हस्ताक्षर कर दे ही, या तो वह चाहे तो पुनर्विचार करे बर लौटा दे ही, या तो वह चाहे तो अपन पास सुरक्षित रख सकत है। और कतका दिन तक रखी ओकर कोई सीमा नहीं है। और हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल में यही हो रही से है ना भाई। मतलब क्या है, ये वीटो पावर है जिसका उपयोग राज्यपाल ने किया था। हमारे देश में जो आरक्षण संशोधन विधेयक आया था, तो वीटो पावर का उपयोग करते हुए कोई भी जो आरक्षण विधेयक है उसको अपने पास काफी दिनों तक रख दिया था। वो 1.5-2 महीना हो गए इसे, है ना। तो ये होता है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है भाई। आप इसके लिए न तो हाई कोर्ट का शरण ले सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट का, उल्टा आपको चपाटा पड़ जाएगा जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब स्वविवेक की भी कुछ शक्ति है, जैसे पूर्ण बहुमत न मिलने पर किसे प्रधानमंत्री चुना जाए ये राष्ट्रपति तय करेगा। बहुमत विघटन होने पर भी राष्ट्रपति चुनने की शक्ति जो है प्रधानमंत्री चुनने की शक्ति इसके पास होती है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति समझ में आ गया। आगे मैं बात कर लूं यहां पर राज्य के कार्यपालिका की। अब चूंकि बात आ रही है राज्य की, तो जब राज्य की बातें होती है, बात आती है, तो राज्य की कार्यपालिका में ये 4 लोग प्रमुख हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता, जो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हैं। आइए हम इन्हीं पर एक एक करके बात कर लेते हैं, मोटी मोटा हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं राज्यपाल की। तो देखो साथियों, राज्यपाल क्या है? राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। जैसे केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है मेरे दोस्तों? तो मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 152 के तहत राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त होंगे। ये अनुच्छेद 152 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त होंगे। ठीक है, लेकिन एक राज्य में एक से अधिक राज्यपाल भी नियुक्त हो सकते हैं। देखो भाई, याद रखना, प्रश्न अगर आया एक राज्य में क्या एक से अधिक राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं, तो हाँ, एक से अधिक राज्यपाल भी जो है किसी राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। 154 अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है और 155 में राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या पावर मिले हैं उनका भी जिक्र किया गया है। राज्यपाल जो है केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए साथियों आप जानते होंगे कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राज्य नहीं करे, केंद्र के माध्यम ले हो रहे थे, केंद्र ले हो रहे थे राज्यपाल की नियुक्ति है ना भाई। काबर की यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते। इकरे पर कभू कभू जो है अब जो राजनीति के चक्कर में यह केंद्र के फलाना पार्टी के चमचाए, फलाना पार्टी के दे दोए ऐसना है वैसना है कह के फिर विरोध करे बर लग जाते है ना। तो केंद्र या मंत्री परिषद के सलाह पर जो है राज्यपाल की क्या करते हैं भाई, नियुक्ति करते हैं। केंद्र या मंत्री परिषद यदि सलाह दे तब याद रखना राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इसका 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और वही इसके लिए योग्यता है जो योग्यता केंद्र में राष्ट्रपति के लिए। कहने का तात्पर्य है भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद या विधान मंडल के सदस्य ना हो। यह भी इसके योग्यता है ना। अब इसका शपथ अर्थात ये जो राज्यपाल है उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है ये शपथ लेता है। कौन? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लिया, तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है, अब जो है इस राज्यपाल के पास में क्षमा दान की भी शक्ति होती है।
तो राज्य सूची के विषय पर ही क्षमादान यह दे सकता है। याद रखना, केंद्र के विषय पर ये कभी भी समाधान नहीं दे सकता, राज्य के विषय में दे सकता है। मृत्यु दंड की क्षमा ये नहीं दे सकता, इनकी पास ये जो पावर है नहीं है। मृत्यु दंड की सजा यदि किसी को मिली है तो उनको रोकने का पावर राज्यपाल में नहीं है। तो उनको रोकने का पावर किसके हाथ में है भाई? राष्ट्रपति के हाथ में। अध्यादेश भी लाया जा सकता है, अर्थात अध्यादेश बनने के 6 सप्ताह तक पारित करना आवश्यक होता है, अगर कोई भी अध्यादेश आ गया तब। ठीक है। राज्यपाल की शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति होती है, मतलब वही चीजें हैं। नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अर्थात कलेक्टर की भी नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल में होती है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगता है तो वास्तविक प्रमुख राज्यपाल हो जाता है। देखो भाई, अगर किसी भी राज्य में यदि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राज्यपाल जो है उसका कर्ता धर्ता बन जाता है। ठीक है ना। ये कार्यपालिका की शक्ति है राज्यपाल की। विधायी शक्ति की बात करें, कोई भी बिल या विधेयक संबंधी शक्ति रहता है, बिल हस्ताक्षर से ये पारित करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनय करता है। ठीक है। वित्तीय शक्ति की बात करें तो धन विधेयक बिल के रूप में विधानमंडल में पेश होता है। बिल पर पहला साइन इसी राज्यपाल का होता है, धन विधेयक पर। ठीक है। वार्षिक बजट जो है राज्यपाल की स्वीकृति से ही पेश होता है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति भी है, क्षमादान की शक्ति, जिला जज की भी नियुक्ति जो है ये करता है। स्वविवेक से भी कुछ शक्तियां हैं। बहुमत खत्म होने पर सरकार चुनने का अधिकार ही राज्यपाल है, मतलब अगर राज्यपाल चाहे तो किसी को भी मुख्यमंत्री चुन सकता है। कब? यदि जो है पूर्ण बहुमत खत्म होकर सरकार खत्म हो गई तब। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, और यही मुख्यमंत्री क्या है भाई? मंत्री परिषद ही है मेरे दोस्तों। तो हर राज्य में एक मंत्री परिषद की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की व्यवस्था रहती है ना भाई, ठीक उसी तरह से राज्य में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था रहती है। और इसी मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो मंत्री परिषद का ही प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। अर्थात यह वास्तविक मुखिया अर्थात प्रदेश के वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री को ही कहा जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखना। ठीक है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर केंद्र का मुखिया होता है ना, ठीक उसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वह राज्य का मुखिया होता है। ठीक है। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। याद रखना है मेरे दोस्तों, यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य कौन होता है जानते हो? जितना विधायक 90 विधानसभा है हमारे प्रदेश में, जबका 90 विधायक है वही मन तो कहलाते मोर दोस्त, का कहलाते भाई? विधानसभा सदस्य। ठीक है ना। तो विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य का सदस्य होना जो है जरूरी है। यदि आप मन यही इच्छा तथेच मुख्यमंत्री बनने की योग्यता आप मन के पास हावा समझा। ठीक है। अब जो है बहुमत दल के नेता का ही जो है सीएम चुना जाता है। मान लीजिए किसी भी पार्टी जैसे का और खा, ठीक है ना, का और खा पार्टी है, मान ले का के या ख के सरकार बना थे, मान ले ख के सरकार बनी तो ख में मान ले 90 विधानसभा है, 70 पागे ख। अब 70 ख पागे तो ख के मुख्यमंत्री बनी। और ख में 70 जन जो ख है मतलब विधायक है, ओ मन एक जन प्रमुख बना ही, विधानसभा प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष, और फिर उमा के प्रमुख लही मुख्यमंत्री फिर बनाया जाते है ना भाई। तो इस तरह से होता है। अब बहुमत दल के नेता का सीएम चुना जाता है, मतलब 50% +1, मतलब आधा होना चाहिए। 90 सीट है
45 सीट होइस तो बराबरी में हो गए। अब 45 में ठीक एक यदि वो लइस तभे पूर्ण बहुमत कहलाथे। समझ रहे हो ना? ठीक, आगे बढ़े। शपथ की बात करें तो राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री क्या करता है मेरे दोस्तों? शपथ ग्रहण करता है। अर्थात ये मुख्यमंत्री किसके पास शपथ लेगा? राज्यपाल के पास। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का होता है मुख्यमंत्री का। ये अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है भाई? विधानमंडल इनका वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है। और सभी राज्यों में वेतन भी अलग अलग होती है ना, याद रखना। इनकी शक्तियां और कार्यों की बात करें हम मोटी मोटा तो राज्यपाल को सूचित करना मंत्रिपरिषद के संबंध में और अन्य प्रकार की शक्तियां जो है इसको प्राप्त है। तो भाई आगे बात कर लूं मैं प्रधानमंत्री की। बड़ा फेमस फेस होता है, चेहरा होता है प्रधानमंत्री। और पीएम जो है प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो भारत में आप सभी जान रहे हैं मेरे दोस्तों, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की प्रणाली संसदीय प्रणाली है। ठीक है, अब इस संसदीय व्यवस्था में एक तो नाम मात्र का होता है, और नाम मात्र का कौन है भाई? राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। अर्थात नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। मतलब नाम मात्र के रथे राष्ट्रपति है, पूरा जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के हाथ में रथे। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो हेड है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के तहत पीएम का पद निर्मित है। अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर का पद सृजित होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करते हैं भाई? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के सामने ना, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से एक का सदस्य पीएम बन सकता है। देखो भाई, यदि या तो वह लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के, या दोनों में से कोई भी एक के सदस्य है, तो वह जो है प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पीएम बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, दैट मीन्स नो लिमिट होती है, अर्थात इसकी कोई लिमिट नहीं होती। कल ही मैंने एक प्रमुख मुख्यमंत्री का भाषण सुना जिसमें उसका कहना है कि फलाना पार्टी है 70 साल के हो जाते ता ओला इस्तीफा ले लेना चाहिए, ऐसे वो पार्टी में होते। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है भाई, कोई नो लिमिट, अर्थात कोई लिमिट नहीं है प्रधानमंत्री बने पर। ठीक है, अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र भी जो है प्रधानमंत्री यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को ही देता है। और राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री के सामने उसके पास कई सारे पावर भी हैं, जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, है ना। इसके अध्यक्ष मंत्रिपरिषद की बुलावा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विकास कार्य, राष्ट्रपति से संबंधित कार्य, सलाह देना, नियुक्ति करना, योजनाओं से अवगत कराना, संसद संबंधी शक्ति, अन्य संबंधी, नीति आयोग की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता, ये सभी कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। आई होप थोड़ा फास्ट ले रहे हैं भाई, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम दिया गया है। देखो भाई, सबले पहली हमन केंद्र के बात करें तो प्रधानमंत्री के बात करें, राष्ट्रपति के बात करें, हमन राज्य में आ गए तो फिर मुख्यमंत्री के बात करें, राज्यपाल के बात करें। अब हमन गांव में आ गए, गांव में भी तो चुनाव होते ना भाई, तो जब गांव में आ गए, जब जिला में आ गए, पंचायत जनपद में आ गए, मतलब अब पंचायत स्तर में आ गए हैं ना। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच रहे,
जनपद पंचायत के प्रमुख जनपद अध्यक्ष रथे, जिला पंचायत के प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष रथे। आप मन सब्बे ला जाना था ना ग्राम पंचायत के बारे में ना आप मन बहुत ज्यादा पता है, काबर की आप मन हम सब जन 90% मन तो हमन गाँव के रहोइया संगवारी हो। तो मैं बिल्कुल ग्राम पंचायत के जब बात आते, पंचायती राज व्यवस्था के जब बात आते, तो मैं बिल्कुल अपन भाषा में समझाए कि आप मन ला कोशिश करिए। तो प्रारंभ में गांव का सत्ता लोकतंत्र पहुंच, इसके लिए पंचायती राज, देखो गांव में भी सत्ता हो, गांव में भी एक नियम हो, उसी के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और यह अनुच्छेद 40 के तहत हुआ है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती व्यवस्था लागू किया गया। मतलब गांव में सरपंच की नियुक्ति सबले पहली राजस्थान के, ठीक है, नागौर जिला के एक ठन गांव होरी से, और कब होरी से 2 अक्टूबर 1956 के, ठीक है। संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण सभी राज्य जो है इनको अपनाए नहीं, लेकिन बाद में समितियां बनी और सलाह लिया गया। और ये सलाह लिया गया तो क्या क्या समितियां बनी, तो 1-2 प्रमुख समिति ला मैं बताया था। मतलब पहले सरपंच फरपंच नहीं रहे, गांव के मुखिया सरपंच होना है, वो पंच परमेश्वर तो आदि काल से चला था, लेकिन सरपंच की नियुक्ति संबंधी जब समिति बनी, गांव में भी एक नेता होना चाहिए करके, प्रमुख होना चाहिए करके, तो जैसे सबले पहली बनी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपन रिपोर्ट ला सौंपिस, और यह 3 स्तरीय पंचायत के बात करिस। 3 होना चाहिए पंचायत स्तर में, का सरपंच पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तरीय बात करिस। कौन? बलवंत राय मेहता समिति है। ओकर बाद आगे अशोक मेहता समिति 1977 में। अब जब अशोक मेहता 1977 में अपना रिपोर्ट सौंपी, तो इन्होंने 2 ही स्तर की बात की है, एक तो ग्राम स्तर और एक जिला स्तर की बात की। उसके बाद जीवी के राव ने भी समिति बनाई 1985 में, फिर LM सिंघवी समिति बना 1986 में और अपने रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में उन्होंने 3 प्रमुख का सलाह दिया, संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, ग्राम पंचायत की वकालत की और त्रिस्तरीय पंचायत की भी वकालत की, ठीक है। इसलिए जो है ज्यादातर जो है 3 स्तरीय पंचायत का ही जिक्र हुआ है मेरे दोस्तों। इसलिए हमारे भारत देश की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 स्तर में है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर फिर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, है ना। ग्राम में जो प्रमुख, देखो भाई मैं प्रमुख अभी बताया था, गांव के प्रमुख कौन है? सरपंच। आए कि नो है? आए भाई। गांव के प्रमुख कौन है? सरपंच। जनपद के प्रमुख कौन है? जनपद पंचायत अध्यक्ष। और जिला के प्रमुख कौन है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। गांव के अधिकारी कई सकथन सचिव ला, है ना भाई। सचिव है गांव के जटका अधिकारी की तरह है, तो ये सचिव है। जनपद पंचायत में कौन रहते? CEO आदि मन रहते शायद तक, है ना। जनपद जिला में CEO रहते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, है ना। तो ये सब इसके अंदर के अधिकारी हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे हम, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है तो 73वां संविधान संशोधन 1952 में पेश किया गया और 24 अप्रैल 1993 में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया, अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 29 कार्य को जोड़े गए, जिसमें कृषि, शिक्षा आदि शामिल हैं। भाग 9 अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 243 243A के तहत इसमें कई सारे अनुच्छेद कार्यों को जोड़े गए हैं, ठीक है। अब जो है 3 स्तरीय प्रणाली को मंजूरी दे दी गई। कितने स्तर को मंजूरी दे दी गई? 3 स्तर प्रणाली को। अब सीटों का आरक्षण देखो भाई, पंचायत स्तर के जो चुनाव होते ना वो में सीट मन आरक्षित रहते। महिला ला 1/3 हिस्सा, मान ले 100 जन है तो 33 सीट महिला ला मिली कम से कम, ठीक है। SC ST ला जनसंख्या के अनुपात में सीट मिली, ये आरक्षण है। और चुनाव कौन करवही? राज्य चुनाव आयोग है, एक चुनाव ला करवही। और सरपंच, जिला पंचायत, ब्लॉक स्तरीय कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष के लिए, है ना। चुनाव के लिए इसकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है राज्यपाल के
माध्यम से। ठीक है, अब एक डायग्राम दिख रहा है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत, देखो भाई इसको बहुत अच्छे से समझना ना, आप काफी बेहतर तरीके से मैंने बताने का प्रयास आपको किया है। ग्राम पंचायत में मुखिया होता है सरपंच। ठीक है, पंचायत समिति अर्थात उसी को बोला जाता है आपका ब्लॉक स्तरीय। तो ग्राम पंचायत में मुखिया होता है और जनपद पंचायत में प्रमुख होता है और जिला पंचायत में अध्यक्ष होता है। ग्राम स्तर में विकास और सरकारी योजना ग्रामीण के लोगों तक पहुंचाने का काम होता है सरपंच का। अर्थात गांव में चाहे रोजगार गारंटी, मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी खुलहिता या कुछ भी प्रकार की योजना है तो ओकर लाभ आम आदमी तक पहुंचाए, एकर लिए कौन काम करते? सरपंच काम करते। ठीक है, सरपंच काम करते और यही सरपंच ला हमन छोटे कचहरी कथन, लघु कचहरी कथन। लघु कचहरी काबर कथन भाई? काबर की छोटे छोटे जो समस्या है गांव के तेकर निपटारा ला सरपंची के माध्यम से हो जाते। जैसे जमीन के वाद विवाद, भाई के झगड़ा लड़ाई, ये छोटे छोटे काम। मतलब दीवानी और फौजदारी, मतलब दीवानी मतलब दंड, जैसे छोटे मोटे दंड देना है, एक सप्ताह ले एला दाना पानी झन दहा कि गांव ले निकाल देवा, इसे वाला कुछ भी नियम होते ना। दीवानी दंड मतलब दंड और फौजदारी मतलब सजा। तो दीवानी और फौजदारी दोनों जो है सरपंच कर सकते है। मतलब दंड के बात करबो तो 10,000 रुपया तक सरपंच स्तर में हो जाते, ओकर ज्यादा बड़े दंड देना है फिर न्यायालय के शरण जाए बर लगते। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई? ये होता है पंचायत स्तर ग्राम पंचायत में। आगे बात करो ब्लॉक स्तर से। पंचायत समिति के प्रमुख होते अध्यक्ष और एकर चुनाव अप्रत्यक्ष होते। मतलब पहली तो सरपंच चुनाया जाते है ना, ओकरे में से फिर अध्यक्ष, मतलब जनपद पंचायत सदस्य पहली चुने जाते और वही सदस्य में से अध्यक्ष चुने जाते। ठीक है, अप्रत्यक्ष हो गए, मतलब वो सदस्य मन चुनते अध्यक्ष ला। अब ग्राम पंचायत में जितना वार्षिक योजना है वो विचार विमर्श करना, समेकित योजना ला जिला ला सौंपथे। मतलब सरपंच ब्लॉक ला सौंपथे, ब्लॉक जिला ला सौंपथे। ठीक है, अब ब्लॉक स्तर में अध्यक्ष रहते। अब जिला स्तर के बात करो तो इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान से होते समन्वयक और पर्यवेक्षक जो है इसके अंदर में होते हैं जिला में, जो कि इनसे संबंधित जो है समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तो ये पंचायत की स्ट्रक्चर हो गई मेरे दोस्तों। इस तरह से जो है पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने मोटी मोटा बात किया है और जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बताया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग भी क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो, है ना। तो वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा खींचने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन चूंकि टॉपिक पर बातें क्लियर होनी जरूरी थी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी था, इसलिए मैंने क्या किया है भाई, खींचा है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अभी सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। जो भी साथी जो है एसएसटी की पीडीएफ नोट से खरीदना चाहता है तो वह खरीद सकता है। उसके लिए आपको सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आप जाओगे, सर्च कीजिए सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ग्रीन कलर का हमारा लोगो लगा हुआ एक एप्स दिखने को मिलेगा, उसी पर टच कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और एसएसटी की नोट्स आप सिर्फ 150 रुपया के शुल्क में खरीद सकता हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई समस्या है पेड बैच लेने से संबंधित या किसी भी यानी समस्या, तो आप जो है व्हाट्सएप कीजिए 8839730092। सिर्फ व्हाट्सएप है भाई, व्हाट्सएप ही आप कर पाओगे। तो इस नंबर से आप जो है व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की समस्या पेड बैच से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से समस्या पीडीएफ नोट से संबंधित हो तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।